So friends, welcome to in my YouTube channel Radiology Tech. So friends, आज हम बात करते हैं डार्क रूम प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। तो हम आज डार्क रूम का बेसिक रिव्यू लेते हैं। डार्क रूम है कैसा, ठीक है, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, हम सब कुछ इसमें देखते हैं। और हम इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग आरआरबी, जेके, एसएसबी। ओके, हम इसमें देखते हैं, ठीक है, अच्छे से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सीआर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम और डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम हमारे पास नहीं था, ठीक है, ठीक है। जब हमारे पास कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम और डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम नहीं था, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते थे? डार्क रूम का, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ आ जाए और आप भी नोट्स बना सकते हो। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो चलो, अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखें हम? आप ऐसे लिख सकते हो, वैन सी आर एंड DR system are not invented. ओके, जब ये इन्वेंट नहीं हुआ था CR और DR सिस्टम, यानी कि मैंने पहले भी बताया था, कहाँ नहीं हुआ था? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। इन एक मिनट, इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, अब ये लिख सकते हो रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, RD डिपार्टमेंट लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ पे नहीं हुआ था इन्वेंट? RD डिपार्टमेंट में इन्वेंट नहीं हुआ था CR और DR सिस्टम। तो हम क्या यूज़ करते थे? डार्क रूम। क्यों यूज़ करते थे? ताकि हम फिल्म को प्रोसेस करें और हमें एक रेडियोग्राफ मिले, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आगे, सो वी यूज़ डार्क रूम। ओके, फॉर किस लिए? फॉर फिल्म प्रोसेसिंग। इन्वेंट नहीं हुआ था CR और DR सिस्टम, तभी हम डार्क रूम का यूज़ करते थे फिल्म प्रोसेसिंग के लिए और हमें एक रेडियोग्राफ मिलता था, ठीक है। हमारे RD डिपार्टमेंट में आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ होता है, ठीक है। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे उसमें MRI आती है नॉन आयोनाइजिंग में, ठीक है। हमारा USG आता है आयोनाइजिंग में, एक्सरे है हमारा, CT है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम डार्क रूम को डिफाइन करेंगे, ठीक है, ताकि कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? अब मेरे साथ लिख सकते हो, लिखो, डार्क रूम जो है एक रूट है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट का रूट है। आप लिख सकते हो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, क्या लिखोगे आप? डार्क रूम इज रूट ऑफ द रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, ठीक है, रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। ओके, वहाँ पे हम क्या करते हैं? इमेज को ऑब्टेन करते हैं जब कंप्लीट हो जाती है फिल्म प्रोसेसिंग, इन विच इमेज आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, इन विच इमेज आर ऑब्टेन्ड ऑन द फिल्म। किस पे बनती है? फिल्म पे। कब? जब कंप्लीट हो जाती है फिल्म प्रोसेसिंग। हम आगे जाके फिल्म प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें ये बेसिक सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, कंसेप्ट दूर करने पड़ेंगे जितने भी होंगे डाउट्स वगैरह। तो वो जब क्लियर होंगे तब जाके हमें आगे जाके फिल्म प्रोसेसिंग भी समझ आएगी। ओके, तो ऑन द फिल्म आफ्टर कंप्लीट प्रोसेसिंग। और जितने भी फ्रेंड्स कॉलेजेस में अभी हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डार्क रूम इज ए रूट ऑफ द रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट इन विच मेजर ऑब्टेन ऑन द फिल्म आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेसिंग।
किसकी प्रोसेसिंग? फिल्म प्रोसेसिंग। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम डार्क रूम की लेआउट की बात करते हैं, लेआउट ऑफ आइडियल डार्क रूम। तो आप लिख सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, ठीक है, लेआउट ऑफ आइडियल डार्क रूम। ओके, तो लेआउट कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछा जाता है आरआरबी में भी ये, ठीक है, कभी कभार। ओके, तो हम लेआउट की बात करते हैं। एरिया जो है 10 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है, 10 क्यूबिक फीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो 10 × 10 × 10 यानी कि लेंथ, हाइट और विड्थ। ओके, वैसे लिख सकते हो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। डार्क रूम को जो है डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, एक तो ड्राई साइड में, एक तो वेट साइड में। तो क्या लिखोगे आप? डार्क रूम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, कितने पार्ट में? दो पार्ट्स में। ओके, टू पार्ट्स। एक आएगा ड्राई साइड, सेकंड इज वेट साइड। ओके, ये जो ड्राई साइड और वेट साइड है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर अभी इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा बेसिक तो नहीं होगा कवर। पहले हम ये रिव्यू ले रहे हैं डार्क रूम को, डार्क रूम है क्या बेसिकली, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, वेट साइड में क्या होता है, ड्राई साइड में क्या होता है। मैं आगे जाके एक डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा वेट साइड में क्या क्या होता है और ड्राई साइड में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वॉल्स पे आते हैं कि हमारे डार्क रूम की वॉल्स कैसी होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। वॉल्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं डार्क रूम की, वो लाइट कलर की होनी चाहिए, बिल्कुल डार्क कलर नहीं होनी चाहिए। लाइक ब्लैक कर देंगे हम, ब्लू कर देंगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे कि अभी पहले डार्क कर देंगे, डार्क रूम का नाम ही डार्क है तो उसका मतलब वो वहाँ पे अंधेरा होता है, ठीक है। तो हम ऊपर से और डार्क कलर करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। जितने भी हमारे वर्कर्स वहाँ पे रेडियोग्राफर्स होंगे, वो चीज़ों के साथ टकराएंगे, वहाँ पे केमिकल्स हैं, हमारी फिल्म्स हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। तो लाइट कलर का करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लिख सकते हो, द वॉल्स ऑफ डार्क रूम शुड बी कलर्ड, शुड बी कलर्ड विद लाइट कलर। ओके, लाइट कलर का कलर करना है, ठीक है, विद लाइट। ओके, कलर विद लाइट कलर, लाइट विद लाइट कलर। ओके, और इसमें आप सेकंड पॉइंट ऐड कर सकते हो, डार्क रूम की जो वॉल्स हैं वो इतनी थिक होनी चाहिए ताकि वो प्रोटेक्ट करें, ताकि रेडिएशन जो बाहर ना जाए। ओके, तो क्या लिखोगे आप? द वॉल्स ऑफ द डार्क रूम मस्ट बी थिक, थिक एनफ। ओके, एनफ किस लिए? टू, अभी बोला था मैंने, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेडिएशन। ओके, अंदर ना है, ठीक है, रेडिएशन डार्क रूम में भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ओके, और इसमें आप क्या ऐड करोगे? इसमें हम
और एक पॉइंट ऐड करते हैं, स्पेशल पेंट इसमें किया जाता है, ठीक है, स्पेशल पेंट, ओके, वर्निश, सेरेमिक और प्लास्टिक वॉल्स भी, ठीक है। तो हमारी वॉल्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी हम बात करते हैं फ्लोर। तो हम फ्लोर की बात करते हैं, नॉट स्लिपरी, यानी कि स्लिपरी नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस एनएफ, ये क्या बोलते हैं, इजी टू क्लीन होना चाहिए, ठीक है। नॉन पोरस होना चाहिए, हार्ड रबर मटेरियल कैन आल्सो बी यूज्ड, ओके। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आप लिखो नॉट स्लिपरी, ओके, ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूज में आना चाहिए, ठीक है। जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए फ्लोर, ठीक है। रेजिस्टेंस होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए, ओके। नॉन पोरस फ्लोरिंग, ओके। और एक पॉइंट इसमें जो मैंने बताया था, रबर का यूज़, हार्ड रबर मटेरियल कैन आल्सो बी यूज, ठीक है, कैन आल्सो बी यूज। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी वॉल्स भी हो गई, लेआउट में एरिया भी हो गया, वॉल्स भी हो गई, फ्लोर भी हो गया। तो अभी हम बात करते हैं सीलिंग की। तो सीलिंग कैसी होनी चाहिए, तो सीलिंग जो है ना, हमारे जैसे कि मान के चलो हमारे घर में जो होते हैं जहाँ पे पंखे नहीं लगे होते हैं, तो उसी को हम सीलिंग कहते हैं। उसके ऊपर जो होता है वो तो छत होती है, ठीक है। तो उसके नीचे जो होता है उससे ही सीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डार्क रूम में भी होता है। तो सीलिंग कैसी होनी चाहिए, हम बात करते हैं सीलिंग पे। तो लिखो सीलिंग। सीलिंग जो है जिसे हम और फॉल्स सीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, फॉल्स सीलिंग। तो सीलिंग में हमें अवॉइड करना है प्लास्टर, ठीक है, क्योंकि वो फ्लैक्स प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से डैमेज, हमारी फिल्म्स डैमेज हो सकती है, हमारी कैसेट डैमेज हो सकती हैं। और वाटर पाइप्स जो हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो उसमें लगे होते हैं, और एयर डक्ट्स जो होते हैं वो क्लोज होने चाहिए अच्छे से फॉल सीलिंग में, ताकि कोई लीकेज ना हो, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी बर्न वहाँ पे हो जाए तो आग लग सकती है, ठीक है। तो हमें अच्छे से वहाँ पे उसको देखना है, ठीक है। पाइप जो है, वाटर पाइप जो हैं, वो अच्छे से बंद करनी है, टाइट रखनी है, ताकि कोई लीकेज ना हो। अगर लीकेज हो जाए तो हमारे केमिकल्स में जा सकती हैं, हमारी फिल्म्स ख़राब हो सकती हैं, हमारी केसेट्स ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो अवॉइड प्लास्टर, इट विल प्रोड्यूस फ्लैक्स, ओके। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस फ्लैक्स करेगा, इसकी वजह से क्या डैमेज होगा, हमारी कैसेटें डैमेज हो सकती हैं, हमारी फिल्म्स डैमेज हो सकते हैं, डैमेज फिल्म और कैसेट्स, ओके। तो और मैंने आपको बताया था वाटर पाइप के बारे में, ठीक है। वाटर पाइप, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताया था, वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, ठीक है, और एयर डक्ट्स शुड बी, लिखो, शुड बी एनक्लोज above ए फॉल्स सीलिंग, ठीक है, कहाँ होनी चाहिए, above फॉल्स सीलिंग, एनक्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा सीलिंग भी हो गया। अब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, ठीक है।
डार्क रूम में जब हम जाएं तो बाहर क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, वो हम बात करते हैं। तो आप हेडिंग दे दो, हमारा एंट्रेंस कैसा होना चाहिए। तो एक रेड कलर का बल्ब होना चाहिए बाहर लगा हुआ, ताकि लोग अवेयर हो जाएं, जो भी मतलब वो फिर स्टाफ हो या कोई पेशेंट हो, ठीक है, तो वो बाहर से जब वो रेड कलर का बल्ब देखेगा तो वो उसमें पता चलेगा कि वहाँ पे अभी एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, तो वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। या बाहर बजर बेल हो तो वहाँ पे जब भी वो अंदर जाए तो बजर या वो जो बेल होगी तो उसको बजा देंगे, तो अवेयर हो जाएगा जो भी पर्सन अंदर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, रेड कलर, रेड कलर बल्ब शुड बी प्लेस्ड। क्यों प्लेस करना, ताकि अवेयर हो जाए जो भी अंदर जाएगा, ठीक है। शुड बी प्लेस्ड टू अवेयर हु गोइंग आउटसाइड, ये हु गोइंग टू इनसाइड, नो आउटसाइड, ओके, इनसाइड, सॉरी, इनसाइड आएगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था आपको बजर के बारे में, ठीक है, बजर क्यों लगानी ये भी मैंने बता दिया। बजर बेल आप लिखो, बजर बेल में बी प्लेस्ड एट एंट्रेंस, ओके, प्लेस एट द एंट्रेंस, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं डोर्स की, ठीक है। मेनली हम डोर्स करते हैं इंटरलॉकिंग डोर सिस्टम और रिवॉल्विंग डोर सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन मॉडर्न डार्क रूम्स में। बाकी जो थे वो बहुत ही पुराने थे, तो ये जो थे ये मेन थे, इंपॉर्टेंट इसमें रिवॉल्विंग था, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग मीन जो हमारे आप अपनी फिंगर्स को भी इंटरलॉक कर सकते हैं आपस में, तो वो एग्जांपल लेके आप चल सकते हो कि उस हिसाब से मतलब वो इंटरलॉकिंग डोर सिस्टम था। और रिवॉल्विंग डोर जो था वो एक ही एक्सिस पे रिवॉल्व करता था, ठीक है, और सिंपलर था। और इसकी एक ही खास बात यह है कि ये मॉडर्न डार्क रूम में यूज़ होता था, एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और ये रोटेटिंग टाइप एंट्रेंस था, और ये बहुत कम स्पेस लेता था, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके इसको भी यहाँ पे लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ताकि याद रहे, अपने वर्डिंग में आप लिख सकते हो। और जो है ये रिवॉल्विंग डोर सिस्टम जो था, ये दो सिलेंडर्स का, ब्लैक सिलेंडर्स का बना था। आउटर सिलेंडर जो फिक्स था और इनर जो था वो रिवॉल्विंग था, तो एक ही पर्सन एक बार अंदर जा सकता था, ठीक है। और इसका यही एडवांटेज था कि ये उतनी स्पेस के मतलब नहीं लेता था, नॉट टेक टू मच स्पेस, ओके। तो हम इसमें वन बाय वन करके ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लिखो डोर्स, तो मैंने अब पहले भी बताया था इंटरलॉकिंग, आप लिखो इंटरलॉकिंग डोर्स। और क्या था, रिवॉल्विंग डोर्स। रिवॉल्विंग जो ये तो मॉडर्न है, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम रिवॉल्विंग की बात करते हैं, ठीक है। रिवॉल्विंग डोर्स लिखो, दिस डोर सिस्टम इज गुड, ये डोर सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है, और सिंपलर था लुक में, लुक सिंपलर, ओके। तो दूसरा पॉइंट आप लिखो, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, यूज इन मॉडर्न डार्क रूम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, मॉडर्न डार्क रूम में कौन सा डोर सिस्टम हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, मॉडर्न डार्क रूम में कौन सा हम करते थे, रिवॉल्विंग डोर सिस्टम, ओके। तो लिखो आगे, और ये कैसा सिस्टम था, इसमें रोटेटिंग सिस्टम था, ठीक है, इट इज़ दी रोटेटिंग, ये रोटेट होता था अपनी एक्सिस पे, ठीक है, रोटेटिंग टाइप एंट्रेंस था, ओके। तो
कंपोज्ड ऑफ 2 ब्लैक सिलेंडर, ठीक है, 2 ब्लैक सिलेंडर से बना था। एक फिक्स था, एक रोटेट करता था। तो फिक्स कौन सा था और रोटेट कौन सा था वो हम देखते हैं, ठीक है। याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने कलर चेंज किया, ठीक है। द आउटर सिलेंडर इज फिक्स्ड। ओके, आउटर क्या था, फिक्स्ड था। और इनर जो है, इनर इज द रिवॉल्विंग। याद रखना, इनर जो है रिवॉल्व करता था, ठीक है, रिवॉल्विंग डोर था। और उसमें एक पर्सन अलाउ होता था विद ओनली 1 पर्सन, मतलब भी 1 ओपनिंग थी तो एक बंदा जा सकता था, ठीक है, ठीक है। एक टाइम में मतलब वहां से नहीं आ सकता था, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या था, पूछा जा सकता है कि एडवांटेज क्या था। मैन जो है, क्यों नहीं लिख रहा है, लिखो। दिस सिस्टम हैज द एडवांटेज ऑफ not taking too much space, not taking up too much space, okay, too much space। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अभी हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे डार्क रूम में, उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम, तो बनाते हैं, शुरू करते हैं। किसी टाइम ज़ाया हो जाता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कवर हम, वही अच्छा रहेगा। मैं भी बनाता हूँ, आप भी बना लो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट फिर। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, आप भी बना सकते हो, बना लो, अच्छा रहेगा, आपको भी याद ही रहेगा, कभी भूलेगा नहीं फिर, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा पास बक्स होता है, फिर हमारा यहीं पे एक लोडिंग बेंच होता है, ठीक है। ठीक है, बताता हूँ आपको कहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रहा एंट्रेंस, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो एंट्रेंस, ठीक है, ये हमारा एंट्रेंस है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था 10 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है, 10 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। तो ये हमारी जो यहाँ पे ये है जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट क्यों है आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ट्यूबलाइट क्यों होती है डार्क रूम में, ठीक है। ये हमारा एसी है, एसी क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। ये हमारा पास बॉक्स होता है यहाँ पे, ओके, इम्पॉर्टेंट है। लोडिंग बेंच, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लोडिंग बेंच है ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा ड्राई साइड, ठीक है। ड्राई साइड में क्या क्या होता है, तो ये ऊपर हैं, ये 5 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, ये वेट साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग, ये जितने भी ये प्रोसेस हैं इसमें इनके बाद ही हमारा रेडियोग्राफ बनता था, ठीक है। कैसे बनता था वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो डेवलपिंग, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा सा इसमें ना इश्यू आ रहा है, तो इतना तो मैनेज कर सकते हैं ना। रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, ओके। ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो क्या क्या था इसमें, ये हमारा एंट्रेंस था यहाँ से, ठीक है, ये हमारा एंट्रेंस है, ये हमारा एसी है, ये हमारी ट्यूबलाइट है, ठीक है। ये हमारे
केमिकल्स हैं, डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, ठीक है। और ये हमारे वेट साइड है ऊपर वाला, ये सारा ड्राइंग, फिक्सिंग, रिंग्स, ये जो रिंजिंग है, ठीक है, डेवलपिंग वगैरह। तो ये हमारा ड्राई साइड है, इसमें लोडिंग बेंच है, पास बॉक्स है, ठीक है। आगे जाके इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा केयर जो है डार्क रूम की कैसे करनी है, ठीक है। तो करते हैं, ये डायग्राम जो है ये बना लो आप भी। तो लिखो केयर ऑफ डार्क रूम। डार्क रूम को टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना है, डेली मोबिंग करनी है, झाड़ू पोंछा लगाना है रोज़ाना, ठीक है। ट्यूबलाइट जो है स्विच ऑफ करनी है, आउटसाइड जो भी है जितनी भी हैं बंद करनी है। और एसी जो लगा है उसका जो लीकेज होता है वो आउटसाइड होना चाहिए डार्क रूम में, डार्क रूम के, ठीक है, आउटसाइड में होना चाहिए उसकी जो लीकेज है एसी की। और टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। वेस्टेज जितनी भी है वो हमें अंदर नहीं रखनी है डार्क रूम के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आप भी लिखो। टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी चाहिए डार्क रूम की, ठीक है। डेली मोबिंग होनी चाहिए, ठीक है, मोबिंग, पोंछा लगाना है डेली, ठीक है। ट्यूबलाइट जो है उसकी जो स्विच हैं वो ऑफ होनी चाहिए, ठीक है, स्विच ऑफ करनी, आउटसाइड होनी चाहिए और ऑफ भी रखनी है जब काम नहीं करना हो, ठीक है। जब सफाई करनी है तभी हम ट्यूबलाइट भी ऑन करते हैं, ठीक है, ऐसे हम ऑन नहीं रखते। तो आगे चलते हैं। एसी जो है इम्पॉर्टेंट है। एसी की जो लीकेज है, एसी की जो लीकेज है वो आउटसाइड होनी चाहिए डार्क रूम के। एसी लीकेज आउटसाइड ऑफ द डार्क रूम, ठीक है। सिंपल में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे हमें याद रहे, ठीक है, भूले ना। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि डार्क रूम में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। वेस्टेज शुड नॉट बी पुट इन द डार्क रूम, ठीक है। तो ये था हमारा डार्क रूम के बारे में, जो डार्क रूम की केयर है। इसके बाद हमें एंट्रेंस पढ़ना है डार्क रूम, मतलब तो हमें पढ़ना है वो तो हमने रेड बल्ब देखा था। तो इसमें हमें जेड शेप्ड और एल शेप्ड का एंट्रेंस होता था, ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा डार्क रूम का यहाँ पे। उसके बाद हम डार्क रूम में ही पढ़ेंगे सेफ लाइट की, सेफ लाइट क्या होती है, ठीक है, सेफ लाइट क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी कलर की होती है। पहले हम डार्क रूम के एंट्रेंस देखते हैं, शेप उसका मतलब कैसे होता था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप हेडिंग दे दो डार्क रूम एंट्रेंस शेप कैसी होनी चाहिए, एल और जेड, ओके, एल और जेड, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एल जो है, एल शेप ऐसे होता था बिल्कुल सेम एल जैसे, ठीक है, और जेड भी सेम, ओके। तो ये क्यों था, ये एक शेप थी, ये दूसरी शेप, ठीक है। तो हमारे डार्क रूम में सेफ लाइट लगी होती हैं ताकि हमारी इमेजेस जो हैं सुपर इम्पोज ना हो जाएं, ठीक है। तो अगर बाहर से कोई लाइट आ जाती तो हमारी इमेजेस जो है, हमारी फिल्म जो हैं वो ख़राब हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ से लाइट आ रही है, वो यहाँ से अंदर आ गई, अंदर आ गई, तो यहाँ से अंदर नहीं जाएगी, फिर वो फिर यहीं से वो वापस जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से अंदर लाइट नहीं जाएगी। और जैसे जेड भी है, यहाँ से लाइट 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 इधर तक तो आएगी, इधर तो इम्पॉसिबल है कि वो इधर से भी आ जाए, यहाँ तो बड़ा दूर है, फिर वो डार्क रूम में जाएगी। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, ये क्या बोलते हैं, डार्क रूम में एल और जेड शेप रखते थे, ठीक है। तो यही था कि एंट्रेंस में भी ये भी इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन से शेप थे। तो आपको याद रखना है कि एल और जेड, और वो तो हमने डोर सिस्टम पढ़ ही लिया, इंटरलॉकिंग और रोटेटिंग डोर सिस्टम वो तो हमने देख लिया। और बजर सिस्टम भी हमने, बेल रखनी है बाहर और रेड लाइट रखनी है बाहर, ठीक है। रेड साइड बल्ब शुड भी प्लेस्ड होना चाहिए ताकि जो भी अंदर जाए पर्सन तो पहले ही वो अवेयर हो जाए कि अंदर एक्सपोजर हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे द एंड करते हैं टॉपिक का। तो कल
हम नए टॉपिक के साथ आते हैं। डार्क रूम की सेफ लाइट पढ़ते हैं हम, सेफ लाइट क्यों ज़रूरी है, किस कलर की होती है, कितने वाट की होती है, कहाँ होती है, कब यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़।